हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा कूलम्स लॉ का जो है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमें एक पॉइंट आपको नोट कराना था। वहाँ हम कूलम का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे थे। तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स ले लें या दो प्रोटॉन ले लें या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लें, उनको हम डिस्टेंस पर रखकर किसी डिस्टेंस r पर और ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्स का कंपैरिजन करें तो उनके जो रेशियो हैं वो आप लर्न रखें तो बेटर होगा। हमने यहाँ पर बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स का आपको एक न्यूमेरिकल लगाकर भी दिखाया है कि ये फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेशन किया है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, r डिस्टेंस पर रखे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास हमने m1 और m2 एज्यूम कर लिया है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe लिखा है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होगा। अब इनको डिवाइड कर दीजिए Fe अपान Fg। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Fe न्यूमरेटर में है, पहले लिखा, और डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को रिवर्स कर दिया। तो r स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। फिर इसमें वैल्यू पुटअप की, तो ज़रा वैल्यू को चेक कर लेना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ है। Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो सेम रहेगा। तो 1.6 × 10⁻⁻19 दोनों इलेक्ट्रॉन है, स्क्वायर कर दिया। कैपिटल G की वैल्यू पुटअप की 6.67 × 10⁻11 और इनके मास पुटअप किए 9.1 × 10⁻31। ओके, तो इनका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये नियरली पावर में 10⁻43 आता है। ये ऑर्डर में है। ऑर्डर जो होता है वो आपको 11th के स्टार्टिंग क्लास में कराया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये जो फोर्स आया है, जैसे कोई आप कैलकुलेशन करते हैं और उसकी वैल्यू मान लीजिए ये 10⁻10 है और इसके साथ जो नंबर आया है वो 4.1 है, तो ये वैल्यू एक इंक्रीज कर दी जाती है, यानी 10⁻, ऑर्डर 11 में होगा। इसका यहाँ पर जो वैल्यू होती है कब इंक्रीज होगी, अगर ये वैल्यू √10 से ग्रेटर देन है। √10 ये लगभग 3.11 के लगभग आएगा, आप चेक कर लेना। √10 से अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर एक पावर को इंक्रीज कर देते हैं और तब ये ऑर्डर में लिखा जाता है। हो सकता है कि आप इसका कैलकुलेशन करें तो ये नंबर और 10⁻, कहीं 42 आए या कुछ और आए, तो नंबर को हटाकर और फिर पावर को, अगर √10 से ज़्यादा है यहाँ पर नंबर, तो एक पावर को इंक्रीज कर देंगे। ध्यान रखना ये बात। और लर्न करने का हम आपको सजेशन देंगे कि बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स फोर्स को लर्न कर लें। इनका जो रेशियो है वो 10⁻43 है। और ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, अगर इसका वो रिवर्स कर दें, ये हमने इलेक्ट्रिकल को न्यूमरेटर में लिखा है, ग्रेविटेशनल को डिनोमिनेटर में लिखा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो ये आंसर पावर में पॉजिटिव में आया है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव आए Fg अपान Fe, यानी न्यूमरेटर में ग्रेविटेशनल फोर्स और डिनोमिनेटर में इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो फिर -43 हो जाएगा। अगर हम ये सिमिलर कैलकुलेशन करें और फोर्स हम निकालें बिटवीन टू प्रोटॉन, तो यही फोर्स का रेशियो 10⁻36 आता है। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लें, हमने यहाँ E- लिखा है और यहाँ E+ लिखा है, ठीक है ना, यानी यहाँ हम चार्ज लिख दिया, यहाँ प्रोटॉन लिख दे रहे हैं, जिससे आप कंफ्यूजन न हो, क्योंकि पॉजिट्रॉन को भी लिखते हैं E+ से। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इनके बीच में अगर फोर्स का रेशियो देखेंगे तो ये 10⁻39 आता है। बेटर हो कि ये जो रेशियो हमने आपको दिए हैं आप इनको लर्न कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए ये काम आएंगे। इसके बाद हमने और पॉइंट आपको नोट करा दिए थे सेकेंड लेक्चर के लास्ट में। आपने लिखे हैं कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड है, यानी उसकी मिनिमम वैल्यू है, लेकिन अभी तक मास की मिनिमम वैल्यू का रिसर्च नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो मास क्वांटाइज्ड नहीं है। ठीक इसी तरह से जो है वो अगर हम सिमिलरिटी देखें तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, 1/r² है, और एक रेशियो भी आपने निकाल लिया है कि जो इलेक्ट्रिकल का फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन होता है। तो ये सभी आंसर ऑर्डर में हैं। ऑर्डर का मतलब आप समझ गए होंगे कि नंबर को हटाकर केवल पावर में आंसर दे दिया जाता है।
ठीक है ना। अब आप जरा देखें यहाँ पर कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये जो वेक्टर फॉर्म है ये आपके एग्जामिनेशन में आती है लिखने के लिए बोर्ड में, इसलिए आप इसको ठीक से तैयार करना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम इसी डायग्राम को जरा आपको ठीक से यहाँ पर इधर अभी समझाएंगे। यहाँ पर आप देखें, ये हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाए हैं सॉरी एक्स और वाई एक्सिस। इसमें एक चार्ज Q1 ए पर रखा है, पॉइंट ए पर, और एक चार्ज Q2 रखा है पॉइंट बी पर। ये दोनों चार्ज हमने पॉजिटिव लिए हैं, इसलिए यह दोनों नेगेटिव। ठीक, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी रिपल्सन होगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी रिपल्सन होगा। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 दोनों कंडीशन में, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड है कूलम्स लॉ का। जब लिखे तो ठीक से लिखना, कूलम्स लॉ का पूरा डिफिनीशन लिखकर और तब लिखना, ठीक है ना, कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 और Q2 ठीक इज गिवन बाय दिस, तब स्टार्ट करना। ये ऊपर वाला फॉर्म मैग्नीट्यूड का फॉर्म है। आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, वैसे वेक्टर फॉर्म में भी न्यूमेरिकल लगते हैं, लेकिन जो है वो आपका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में न्यूमेरिकल दिए हैं बुक्स में ज़्यादातर 99%। तो ज़रा चेक करें, इन दोनों में रिपल्सन होगा, इधर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। रिपल्सन जो फोर्स होगा 1 पर, ये Q1, जो Q2 डालेगा वो इधर को डालेगा, बाहर की तरफ को, ठीक है ना, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। और जब Q1 Q2 पर डालेगा फोर्स तो वो भी बाहर की तरफ होगा। हमने फोर्स F12 लिया है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 इसको यहाँ लिखा है। F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और F21 क्या लिया है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो F12 इधर होगा बाहर की तरफ, और ये इस तरफ होगा, क्योंकि दोनों में रिपल्सन होगा। जैसे ये चार्ज बनाए आपने, ये चार्ज है Q1 पॉजिटिव में और ये भी Q2 है, तो इसमें जो ये रिपल्सन डालेगा फोर्स वो इस तरफ होगा। इसको ओरिजिन समझ लें, फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज बनाए, ठीक है ना। इसको जब ये रिपेल करेगा तब फोर्स इस तरफ होगा, समझ गए होंगे ना। तो ये फोर्स जो है आपके अवे फ्रॉम द चार्ज बनाए एरो लगाकर। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से देखा जाता है, ये ओरिजिन है, इससे इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। यहाँ लिखा है, ठीक से थ्योरी को ठीक से नोट करना, OA, O और A R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 है। इसी तरह से OB ये R2 से रिप्रेजेंट किया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 है। ओके, अब ये जो डायरेक्शन लिया है, देखिए F12 का डायरेक्शन B से A की तरफ है, ठीक से देख लें, B से A की तरफ यानी इस तरफ है, और F21 का डायरेक्शन A to B है। तो एक डायरेक्शन अभी हमने यहाँ लिखा है R12, ठीक, यहाँ चेक करें, हमारा जो A to B है उसको कैसे निकालेंगे वेक्टर में। यहाँ पर पहले यहाँ देख लें, हमने OB नोट किया और OA नोट किया, OB नोट किया, ठीक। अब वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर लीड कर रहा है वो AB है, A to B इस तरफ को है, और ये किधर है डायरेक्शन में, देखिए F21 के डायरेक्शन में है। इसका नाम दिया गया R12। देखिए OA वेक्टर फॉर्म लगाया, ट्रायंगल रूल, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, इसके A कैंसिल होके OB आ जाता है, ठीक है। अब हमें AB चाहिए है, तो इसको आप OB माइनस OA कर लें। OB का पोजीशन वेक्टर R2 है और माइनस OA का पोजीशन वेक्टर R1 है। वैसे मैथ में जब जैसे R12 लिखा है तो उसे हम पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 भी लिखते हैं, यानी R2 माइनस R1। अब R12 का डायरेक्शन चेक करो किधर है, A to B, और इसका डायरेक्शन किधर, कौन सा फोर्स आ रहा है, F21। तो F21 में जो डायरेक्शन आएगा वो R12 आएगा। ओके, इसी तरह से वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, B से A की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ, तो क्या होगा, BA, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा R1 माइनस R2, और इसको हमने नाम दिया R21। ये R12 है, ये R21 है, ठीक है। R12 का मतलब इधर है 1 से 2 की तरफ, ये देख रखा है एरो है,
ठीक है ना। और R21 इसका रिवर्स होगा। आप इसमें अगर बनाना चाहें तो उसको भी बना सकते हैं। यहाँ देखो हम B यहाँ लिख दे रहे हैं और यहाँ हमने लिख दिया R21 वेक्टर, ये ऊपर की तरफ है और R12 नीचे की तरफ है। R12 A से B है, R21 B से A है। ओके, अब यूनिट वेक्टर आपको मालूम होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को ध्यान रखना, वैसे आप लिखना चाहें तो चाहे ऐसे R12 लिख लें मैग्नीट्यूड को, और नहीं तो वेक्टर लगा के मॉड लगा दें, ये दोनों मेथड होते हैं। तो हमने वेक्टर लगा के यहाँ मॉड लगा दिया, ऐसे R21 भी लिख दिया। यूनिट वेक्टर में कैप लगाते हैं और इसमें पूरा वेक्टर लगेगा, ये मॉड लगा दिया, ठीक है ना, 21 लिखकर। ठीक, तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड आपका बन गया। अब F12 को हमने क्या माना, वहाँ देख लो, F12 है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी Q1 ड्यू टू Q2। इसी तरह से F21, अब F21 लिखा, F21 यहाँ देख लो किधर है, ये है F21। F21 का डायरेक्शन किधर है, इधर A से B, तो कौन सा वेक्टर आएगा, R12 आएगा। ओके, तो F21 जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन, यहाँ पर चेक करो, A से B का वेक्टर का मॉड लगाकर स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई, R स्क्वायर की जगह लिख दिया वहां पर, ठीक है ना। और ये अलोंग ए बी होगा, लिख भी दिया, A से B की तरफ होगा, क्योंकि इधर वेक्टर लगा है तो यहाँ डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी जगह अलोंग ए बी जो है वो आपने यहाँ पर आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ए बी क्या है, देखो यहाँ पर R12 है A से B, ठीक, तो इसकी जगह हमने R12 डाल दिया और डायरेक्शन की जगह यूनिट वेक्टर लगा दिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो 1 होता है, तो केवल वो उसको डायरेक्शन दे देता है, इसलिए अलोंग ए बी है तो इसकी जगह यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब हम यूनिट वेक्टर को हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक, तो R12 अपॉन R12 करेंगे तो R12 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर पूरा वेक्टर हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ अगर यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो स्क्वायर आएगा और यहाँ पर अगर पूरा वेक्टर लगा देंगे तो यहाँ पर क्यूब आएगा। तो ये बन गया आपका F21। R12 की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी, R12 की वैल्यू कितनी है, R2 माइनस R1 है, तो ये R2 माइनस R1 का क्यूब कर दिया और यहाँ पर पूरा वेक्टर बन गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने F21 लिखा है ऐसे ही F12 लिखा जाएगा। ठीक है, F12 किधर है, यहाँ पर चेक कर लो, F12 ये है, इसका डायरेक्शन उधर है B से A की तरफ, तो B से A होने की वजह से यहाँ क्या आएगा, R1 माइनस R2। ठीक से देख लें, R1 माइनस R2, यहाँ पर चेक कर लो, R1 माइनस R2 आया है। ठीक है ना, इसको बोर्ड में सिलेबस होने की वजह से आप इसको ठीक से तैयार करना। हाँ, एक पॉइंट आप यहाँ समझ लें, हमने जो ये फार्मूला यहाँ पर नोट किया है, इस फार्मूले में यहाँ जो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। एक बात यहाँ अच्छी तरह से समझ लेना, अगर ये Q1 है और ये Q2 है, मान लीजिए Q1 और Q2 लेस देन 0 हो। अब लेस देन 0 कब होगा, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज निगेटिव होगा, अट्रैक्शन होगा जब। ठीक, तो आप भी समझ रहे हैं कि जब इसका अट्रैक्शन होगा तो यहाँ हमने ये लिखा R1 वेक्टर, यहाँ लिखा R2 वेक्टर, अट्रैक्शन का एरो इधर को लगेगा चार्ज पर ही, इधर को एरो ऐसे वेक्टर, ठीक, और इसको लिखा जाएगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब अट्रैक्शन है, इसकी वजह से एरो A टू B होगा और इसमें किधर लगेगा, 2 वाले में इस तरफ लगेगा अट्रैक्शन, ऊपर की तरफ, यानी B से A की तरफ होगा। इसको क्या लिखेंगे, F21। इन दोनों फोर्स F12 और F21 इनके डायरेक्शन अपोजिट हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो जरा ये चेक कर लें ठीक से। यहाँ पर वैसे बोर्ड में जनरली ये लिखकर नहीं आएगा कि आप Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए पोजीशन वेक्टर में लिखें या Q1 Q2 लेस देन के लिए, लेकिन अगर आता है तो ध्यान रखना, ठीक है ना बात को। तो दोनों में डिफरेंस समझ लें। अब F12 का जो डायरेक्शन है, यहाँ देखिए, अब इधर को हो गया A से B, और A से B क्या है, R12 है, तो जहाँ पर F12 लिखेंगे इस केस में, तो इस केस में जो F12 लिखा जाएगा उसमें अच्छी तरह से ये बात ध्यान रखना कि अट्रैक्शन के केस में से आप दो केस बनाकर अलग अलग लिखना, ये Q1 Q2 लेस देन 0 के लिए भी लिखना। तो F12 के डायरेक्शन में यहाँ पर चेक करें, अब डायरेक्शन A से B हो गया, और A से B यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेक कर लें, R12 है ना,
ठीक। तो अब यहाँ पर जैसे आपने यहाँ देखा होगा, जब यहाँ 2 1 है तो यहाँ R12 आया है। अब ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ पर जब आप F12 लिखेंगे तो 12 लिखने पर फोर्स जो आएगा, जो यूनिट वेक्टर सॉरी आएगा, वो R12 आएगा। यानी क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, ठीक। अब जो वेक्टर बनेगा वो यहाँ पर R12 का वेक्टर और इसका हम स्क्वायर लगा दे रहे, तो R12 यूनिट वेक्टर बन जाएगा। समझ गए होंगे बात। अब यहाँ पर जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 में क्या आया, R1 माइनस R2, अब उल्टा हो जाएगा। अब इसमें R2 माइनस R1 आएगा, R12 में चेक करो क्या है, R2 माइनस R1। तो यहाँ पर जो F12 बनेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या आएगा, वहां पर चेक करो, R2 माइनस R1, R12 वहां से चेक कर लें कहीं से भी, ये R2 माइनस R1, यहाँ वेक्टर लगाएं, मॉड लगाएं, अब हम क्यूब लिख रहे हैं ध्यान रखना, तो R12 का वेक्टर लगा दें। आप समझ गए होंगे। या यहाँ पर आप सीधे लिख दें क्या, R2 माइनस वेक्टर लगाकर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, चाहे इस फॉर्म में लिखो और चाहे ये लिख दें आप, ठीक है ना। वैसे ये जो कूलम्स लॉ है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में कहलाता है। इसमें Q1 Q2 के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं और डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग ये बना दिया गया है। तो बोर्ड में लिखने के लिए आप कूलम्स लॉ को कुछ नहीं लिखा हो तो केवल एक फॉर्म लिख कर आना, ठीक है ना। देख लेना, अगर सिंपल 1 मार्क्स का है तो डायग्राम बनाएं और उसमें लेकिन ये जरूर लिख देना कि R12 और R21 क्या है, F12 का डायरेक्शन किधर है, F21 का किधर है, ठीक है ना। फिर शार्ट में लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। फार्मूला को बस 12 और 21 की पोजीशन को ध्यान रखना, बाकी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल के लिए तो आप समझ गए होंगे Q1 ग्रेटर देन 0 और Q2 लेस देन 0, इन दोनों के लिए ये फार्मूले जो वेक्टर फॉर्म में है, ये फार्मूले अलग अलग हैं, ठीक है ना। हमने इसको डिटेल में यहाँ पर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का लिखा है और उसी से हमने आपको बता दिया कि लेस देन 0 का क्या होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है इससे रिलेटेड, वो होता है कि जो कूलम्स लॉ आपने लिखा है वेक्टर फॉर्म में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ठीक से नोट कर लेना, ठीक है ना। हम आपको नोट करा रहे हैं, आप नीचे हेडिंग डालें, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग डालें, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। हेडिंग डालें, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। तो नोट करें जरा फर्स्ट पॉइंट, देखिए R12 और R21 पहला पॉइंट में लिखें, R12 यूनिट वेक्टर लगा दें एंड R21 पर यूनिट वेक्टर लगा दें। R यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन लिखें, R12 कैप लगाएं, R21 R यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से R12 का यूनिट वेक्टर, इनका डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस में होंगे दोनों, ठीक है ना। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में टाइम ना हो तो शॉर्ट में लिख देना। अब आपने जैसे मान लो F12 लिखा तो F12 में क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, यहाँ पर R21 का वेक्टर मॉड लगाएं स्क्वायर और यहाँ R21 का यूनिट वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q1 Q2 और ये जो ये तो मैग्नीट्यूड होता है R2 माइनस R1, चाहे R12 का मैग्नीट्यूड लें और चाहे किसी का लें आप, ये स्क्वायर है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं निगेटिव लगाकर R12, ठीक। अब माइनस साइन बाहर ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मॉड का वैसे भी मॉड लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो हम यहाँ पर चेंज यहाँ कर दें, चेंज आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका मॉड लगा हुआ है इसलिए माइनस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ वेक्टर है इसलिए यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक। अब यहाँ पर R12 मॉड लगा के स्क्वायर, माइनस हमने बाहर ले लिया R12, और ये जो फोर्स आपने लिखा है ये F21 है और इज इक्वल टू माइनस है,
इसका मतलब F12 इज इक्वल टू -2F1 आ गया। ठीक, अगर ये शॉर्ट में अगर लिखना हो तो इतनी थ्योरी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोर्ड में लिख दें कि R12 जो R21 नेगेटिव होगा, हेंस F12 इज इक्वल टू -2F1। ओके, और इसका मीनिंग है कि यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ वेरीफाई होता है, और न्यूटन थर्ड लॉ जो है फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहा है। अब नीचे नोट कर दें, हेंस फोर्स एक्सर्टेड बाय टू चार्ज ऑन ईच अदर आर इक्वल एंड अपोजिट। हेंस फोर्स एक्सर्टेड बाय टू चार्ज ऑन ईच अदर आर इक्वल एंड अपोजिट। ब्रैकेट में लिख दें न्यूटन्स थर्ड लॉ वेरीफाइड, या हेंस लिख दें न्यूटन्स थर्ड लॉ वेरीफाइड। अब सेकंड पॉइंट देंगे। देखिए, जब हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लो ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है, कहीं कहीं पर एक लाइन में भी लिखा जाता है, आपने इधर फोर्स लगाया, इधर क्या लिखा F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये लगाया इधर, इधर क्या लिखा F21। ठीक, डिस्टेंस इनके बीच की R है। तो ये फोर्स जो लग रहा है ये सेंटर टू सेंटर है, यानी एक चार्ज के सेंटर और दूसरे चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग दी चार्ज है, फोर्स लाइन ज्वाइनिंग दी चार्ज। ठीक है, और इसका मतलब सेंटर टू सेंटर है। हम ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, और मैकेनिक्स में पॉइंट होता है कि सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। तो सेकंड पॉइंट ठीक से लिखना, देखिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन चार्ज, फोर्स experienced by one charge due to other charge acts in the direction of unit vector, acts in the direction of unit vector R12 कैप लगाएं और R21 और उस पर भी कैप लगाएं। इसी में लिखें, देखिए both unit vectors are along the line joining the two charge, along the line joining the two charge. Hence electrostatic force is a central force और कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स ही कंजर्वेटिव होते हैं। थोड़ा मैकेनिक्स में आप यहाँ लर्न कर लेना, इतना तो समझ गए होंगे कि सेंटर टू सेंटर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस टाइप के फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। दो फोर्स आप और भी जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। और स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव था। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव था, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं ना, उसमें यहाँ पर तो डिफिनीशन लेते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसे पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल से। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन क्लोज्ड लूप जीरो होता है और वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम पोटेंशियल में जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये मीनिंग है कि अगर मान लो ये ओरिजिन है, ये x और ये y लिया, यहाँ कोई चार्ज रखा है Q1 और एक दूसरा चार्ज हमने रखा Q2, तो Q2 जो Q1 पर फोर्स डालेगा वो ऐसे, रिपल्सन ले लिया हमने, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव में, तो फोर्स क्या लिखेंगे इसे, F12। अभी अभी आपने डायग्राम बनाया, ठीक। आप चाहें तो इनको यहाँ पर वेक्टर बना दें, ये बना लिया, ठीक है। तो जो ये फोर्स की वैल्यू आएगी F12, अगर हम यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज निकाल रख दें Q3 और हम Q1 पर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन Q1, जिस पर फोर्स निकाला जाता है उसी चार्ज के ऊपर वेक्टर लगाए जाएंगे सारे, ध्यान रखना, ठीक। तो अगर हमने यहाँ पर एक Q3 रख दिया चार्ज, तो इसको थोड़ा यहाँ बना ले रहे हैं हम, ये रख दिया Q3 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R3 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 और इसका Q1 का R1। तो Q3 चार्ज भी अपना इस पर फोर्स डालेगा, ये फोर्स हो गया F13। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3,
समझ गए होंगे बात को। अब समझें सुपरपोजिशन। जो F12 का मैग्नीट्यूड होगा वो तीसरे चार्ज को रखने पर इफेक्टेड नहीं होगा, वैल्यू उतनी रहेगी। लेकिन अगर रिजल्टेंट निकालना है तो इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। अगर हम और एक चार्ज रख दें, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा, बुक्स में बहुत सारे चार्ज रखे गए हैं। जैसे मान लो हम कलर चेंज कर रहे हैं, Q4 रख दें एक चार्ज, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R4 हो जाएगा। और फिर ये अपना फोर्स डालेगा, क्या लिखेंगे बोलो इसे, F14, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। जो नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स, वो इनका वेक्टर सम होगा। और इस तरह से अगर हम चार्ज रखते चले जाएं तो Qn तक, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ऐसे बढ़ाते चले गए चार्ज, इन सबका वेक्टर सम होगा। नेट फोर्स क्या होगा, F12 वेक्टर लगा दिया हमने, प्लस F13 प्लस ऐसे ही F14 एंड डॉट डॉट। ठीक, बहुत ज़्यादा जो फार्मूले नीचे दिए गए हैं आपकी बुक्स में, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ लिखने के लिए इनकी वैल्यू डाल दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का होल क्यूब ब्रैकेट में R2 माइनस R1, जो अभी लिखा था वेक्टर फॉर्म में, और फिर दूसरे में डाल दें। यहाँ क्या लाएगा, Q1 Q3, यहाँ क्या होगा, Q1 Q4, उसी हिसाब से डिस्टेंस लिख दी जाएंगी। लेकिन इतने डिटेल लिखने की बोर्ड में ज़रूरत नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हमारे यहाँ न्यूमेरिकल में यूज है, लेकिन समझ में आना चाहिए। क्या समझे आप, कि अगर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, अगर हम तीसरा चार्ज रख दें तो वो फोर्स अफेक्टेड नहीं होता है। लेकिन अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो उनका हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। अब आप स्टेटमेंट नोट करें, ठीक से लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, और ये डायग्राम बनाकर शो कर देना। ठीक, लिखिए, इट स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, the total force on a given charge is the vector sum of total force on a given charge is the vector sum of all the individual forces। और नेक्स्ट पैरा में एक और लिखें पॉइंट इसी का, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस is not affected by, force between any two charges is not affected by the presence of other charges। यानी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसमें अगर हम कोई तीसरा चार्ज रख दें तो वो अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक, दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मीनिंग है। और अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो फिर उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। समझ गए होंगे बात को। ठीक, अब हम सीधे आपको एक कूलम्स लॉ का एक पॉइंट जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर दो चार्ज के बीच में वैक्यूम है तो फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। अगर मीडियम है तो वहाँ क्या आता है, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट था। ध्यान दें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, या इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ा। यहाँ एक इसका पॉइंट हमारा समझने की, हमने वहाँ एक वर्ड बोला था कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R² फार्मूला है वो अप्रॉक्सीमेट वैलिड है। एक्चुअली में ये फार्मूले एक्सपेरिमेंटल हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अगर वैक्यूम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई मीडियम फिलअप कर दिया तो मालूम क्या होगा, ये मीडियम पोलराइज्ड हो जाएगा। ये पॉजिटिव के पास यहाँ निगेटिव और यहाँ प्लस, यहाँ निगेटिव यहाँ प्लस, ऐसे बहुत सारे पूरे मीडियम में तैयार हो जाएंगे चार्जेस। पोलराइज्ड हो जाएगा, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, यहाँ प्लस के पास यहाँ भी प्लस और माइनस, यहाँ प्लस के पास माइनस। आ रही होगी बात समझ में। तो इनके बीच में जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा था वो इतने सारे चार्ज, ये इनफाइनाइट चार्ज डेवलप हो गए और ये भी सब अपना अपना फोर्स डालेंगे। तो फिर नेट कैसे निकाला जाए,
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता भी है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उनको तीसरा चार्ज अगर कोई वहां पर रखा है तो उनके बीच में जो फोर्स है वो इफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन वो भी अपना फोर्स डालेंगे और उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। तो एक्चुअली में जो आप ये फार्मूला लिखते हैं मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ का मीडियम के लिए फार्मूला है। ये फार्मूला आप भी समझ रहे हैं कि सबका नेट फोर्स यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये इसका नेट फोर्स नियरली रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप कहीं थ्योरी में देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि ये फार्मूला अप्रोक्सीमेट जो है वो वैलिड है, लेकिन आप केवल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको ये समझाया है। आप अगर मीडियम चेंज होता है तो फ्रिक्वेंटली फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। अब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक प्रैक्टिकल मीनिंग को समझ लें, वो तो केवल हम क्वेश्चन से ही समझाया जा सकता है। आप यहाँ पर देखें इस चीज़ को, मान लीजिए ये हमने सीधा एक स्क्वायर ले लिया। बहुत आराम से क्वेश्चन समझना और ध्यान रखना, जिन लोगों को वेक्टर रेजोल्यूशन नहीं आता है उन्हें यहाँ प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो वेक्टर का 4th लेक्चर जरूर देख लें एक बार। 4th में एक हमने डिस्कशन किया, एक 5th में किया है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज ले रहे हैं और इसी से न्यूमेरिकल लगाने का मेथड भी समझ लें, ABCD, ठीक है। ट्रायंगल पर भी चार्ज हो सकते हैं, ट्रायंगल थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये स्क्वायर है और इसकी साइड को हम A ले रहे हैं, स्मॉल a, ओके। अब जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो नेट फोर्स ऑन वन चार्ज पूछा जाए, किसी एक चार्ज पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाए कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज A, यानी जो A पर रखा गया है चार्ज, उस पर नेट फोर्स इसके ऊपर, यहाँ पर A यहाँ लिख रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। तो जिस पर फोर्स पूछा जाए, अदर चार्जेज उस पर फोर्स किधर डाल रहे हैं, सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाएं। हम यहाँ पर जो है वो इसको सिंपल बनाने के लिए यहाँ निगेटिव भी ले सकते हैं, इसको यहाँ और थोड़ा निगेटिव ले रहे हैं। अब जरा देखना, पहले B चार्ज A पर जो फोर्स डाल रहा है हमें A पर निकालना है, इसलिए A चार्ज B पर कितना डालेगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम A पर निकाल रहे हैं नेट फोर्स, तो B A पर किधर डालेगा फोर्स, रिपल्सन होगा। हमने इसको नाम दे दिया FAB, इसका मतलब फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ओके। अब D वाला इस पर किधर डालेगा फोर्स, ये भी रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी ये ऊपर की तरफ। हमेशा इसको ओरिजिन मानकर जो चार्ज है और अवे फ्रॉम द लगाएं। अभी अट्रैक्शन में भी दिखाएंगे, सब जो वेक्टर लगेंगे वो अवे फ्रॉम द चार्ज, टूवर्ड्स नहीं, समझ गए ना, ध्यान देना। अब ये वाला जो C पर चार्ज रखा है इसका नाम भी रख दें यहाँ FAD, ये इस तरफ लगेगा। अब C वाला A को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका एरो इस तरफ को, बाहर निकालते हुए मत लगा देना, इस तरफ को, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज लगाएं, एरो बाहर की तरफ सब चार्ज से। क्या लिखें यहाँ पर, बोलो, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। अब यहाँ देखें ये नेगेटिव था, लेकिन उसके नेगेटिव की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन जो है, अगर ये पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन इधर आता, अगर ये नेगेटिव है तो डायरेक्शन इस तरफ होगा, अट्रैक्शन है इस तरफ, समझ गए ना। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करें, जब कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें इस तरह से ये वेक्टर बना के एरो दिखा दें, ओके। उसके बाद इनके मैग्नीट्यूड लिखें, यानी FAB, नाम कुछ भी रख दें आप, F1 F2 F3 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो F12 तो का मैग्नीट्यूड, अब कूलम्स लॉ सीधे लगाएं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमने इक्वल ले लिए हैं, F12 नहीं है, सॉरी, FAB है, यहाँ पर AB ये वाला निकालना है, और मैग्नीट्यूड देगा कूलम्स लॉ। वेक्टर मॉड जरूर लगा देना, या फिर मॉड ना लगा के सिंपल लिख दें FAB, ठीक। Q1 Q2 मल्टीप्लाई करो, Q स्क्वायर आया, डिस्टेंस हमने कितनी ली, A, ये लिखिए A, तो A का स्क्वायर, ठीक, और कुछ नहीं, ठीक है ना। इतना ही लिखा जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इसका इधर है, वो वेक्टर सम अलग से करना पड़ेगा आपको, उसके लिए रेजोल्यूशन आपको आना चाहिए। आगे देखें, FAD, ये भी इतना ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। डायरेक्शन लिखने के लिए आप वेक्टर ब्रैकेट में भले लिख दें। अब FAC देखें, FAC
AC और मॉड लगा देना यहाँ, ठीक है ना। हमने बार बार बोला वेक्टर में या तो वेक्टर लगा के मॉड लगाएं और वेक्टर ना लगाएं तब भी मैग्नीट्यूड चलेगा। तो जरा बोलें कितना है, 1/4 पाई एप्स, चार्ज हमने इक्वल लिए हैं, यहाँ क्यू स्क्वायर। अच्छी तरह से ध्यान रखना कि कभी भी इसमें माइनस मत लगा देना, वो माइनस चार्ज है वो यहाँ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना, वो चीज़ डायरेक्शन में चली गई है। तो अपान डिस्टेंस आपको मालूम होगा, अगर स्क्वायर में ये डिस्टेंस a है, ये है, तो डायगोनल a√2 होगा। ये है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो समझ लें, ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस लगाएं तो a√2, तो यहाँ पर a√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर। तीनों फोर्स हमने निकाल लिए, ठीक। अब इनका ऐसे ही सम मत कर देना, अब इनका वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें, इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। इनका जो ये स्क्वायर है ना, तो ये जो लाइन है ये डायगोनल के अलोंग है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना रहे हैं, ए वाला एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, यहाँ पर इन दोनों के मैग्नीट्यूड चेक कर लो, सेम है, ठीक है ना, और ये मैग्नीट्यूड अलग है, ओके। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये सम में नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ये स्क्वायर है इसलिए इनका इन दोनों इक्वल हैं, इनका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, बीच में से होकर जाएगा और 45 डिग्री का यहाँ एंगल बनाएगा। ये भी एंगल यहाँ 45 होगा। हम थोड़ा इजी बनाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन आगे कराएंगे उसमें रिजोल्यूशन मेथड सिखाएंगे, ठीक से। यहाँ पर ये आसानी से लग जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इसको बाइसेक्ट करेगा और इसके वो अपोजिट होगा, ये इस तरफ होगा, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर नाम लिख दे रहा है, ये FAD था और ये FAB था, तो इनका जो रिजल्टेंट ये वाला आ रहा है इसको हम F1 ले रहे हैं, ठीक है। तो F1 कितना होगा, दोनों 90 डिग्री पर हैं और 90 डिग्री पर जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है। वेक्टर का ये आप मेथड सीखें, हम यहाँ पर वैसे लिखा के दिखा दे रहे हैं। F1 = जब 90 डिग्री पर हैं तो F² + F², तो ये बना 2F², इसका रूट ले लें तो F√2, और ये डायरेक्ट लर्न रखें कि जब 90 डिग्री पर दो इक्वल वेक्टर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है। तो फिर ये दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लो ये भी F है ये भी F है, तो रिजल्टेंट सीधे √2 टाइम्स आप लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² √2, ये आ गया। ये समझ गए होंगे। इसका जो नेट आएगा दोनों का वो इस तरफ होगा, और जो A पर फोर्स लग रहा है, ये जो आपने F1 निकाला है ये इधर है, और जो आपका ये वाला तीसरा फोर्स है कौन सा, FAC, ये अपोजिट होगा। अब कौन सा ज़्यादा है वो आप देख लो खुद ही, ये 1/2 है यहाँ पर और ये 1.44 होगा, तो ये ग्रेटर देन है, यानी दोनों 180 डिग्री पर हैं, F1 इधर है और FAC इधर है, समझ गए ना। लेकिन ये स्क्वायर में ही लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। ये इसलिए लग गया क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल होने की वजह से ये डायगोनल के अलोंग जा रहे हैं, और ये भी डायगोनल के अलोंग है, ये उधर है दूसरी तरफ है और ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पर नेट फोर्स, बाकी इसके हम कई क्वेश्चन आपको लगवा के इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, रिजॉल्व करके हम कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट निकल आया, तो हमारा F1 बड़ा है इसलिए F1 के और 180 डिग्री पर वेक्टर की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर मॉड हमने लगा दिया, ये मॉड है मैग्नीट्यूड है, ये दोनों अपोजिट हैं, तो सीधे F1 में से FAC को माइनस कर दें। मैग्नीट्यूड लिखना यहाँ पर, वेक्टर सम है ठीक, लेकिन मैग्नीट्यूड होने की अपोजिट होने की वजह से हमने इसमें माइनस लगा दिया, समझ गए ना बात। अब F1 की वैल्यू पुटअप कर दो, ये वाली कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/A², यहाँ भी Q²/A² है, तो यहाँ √2 - 1/2, ये बन गया आपको नेट फोर्स, हमने माइनस कर दिया, ये कॉमन ले लिया Q²/A², और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा √2 और यहाँ 1/2 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ जो डिस्टेंस थी वो A√2 थी, उसका स्क्वायर किया तो 2A² आ गया। तो जरा बात को समझने की कोशिश करें, ये नेट फोर्स आया, ये हमने जो फोर्स निकाला है ये कोई रिजॉल्व नहीं किया हमने, ये दो 90 डिग्री पर थे, इनका हमने रिजल्टेंट लिया इधर, और ये रिजल्टेंट इसके अपोजिट होगा, इसलिए इसको हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया, समझ गए ना। तो ये क्योंकि दो अपोजिट वेक्टर को आप डायरेक्ट माइनस
कर सकते हैं। तो अगर ये रेक्टेंगल होता तो फिर एंगल अलग अलग हो जाते। आप रेक्टेंगल को यहाँ समझने की कोशिश करें। अगर जैसे ये कोई रेक्टेंगल बनाया और इसका जो यहाँ पर तो ये रिजल्टेंट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जो रिजल्टेंट होगा उसका है तो डायगोनल के अलॉन्ग, लेकिन एंगल अलग हो जाएंगे। समझ गए? जरूरी नहीं है। तो ये चेक कर लेना पहले कि दोनों वेक्टर इक्वल होने चाहिए, तब रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना? और ये भी बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, और ये दोनों अपोजिट हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट माइनस कर लिया। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको आज कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाया है। आप बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि सीधा मतलब है कि अगर एक चार्ज पर कई फोर्स लग रहे हैं, कई सारे चार्ज रखे हैं, अपना अपना फोर्स डाल रहे हैं, तो जब उनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम आपको आना चाहिए। हमने बोल रखा है कि फिजिक्स का ये पार्ट जो 12th का है ये 60% वेक्टर बेस्ड है। आप जिन लोगों को वेक्टर ठीक से नहीं आता है वो वेक्टर के लेक्चर को ज़रूर देखें, और साथ में जो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स है उसको भी देखें, नहीं तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। ओके स्टूडेंट।